नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्मा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए नीरज अत्री सर। और नीरज अत्री सर, आप उनके चैनल को जानते हैं, आपने सर का चैनल देखा होगा। कुछ मुद्दों पे नीरज सर की जो बात होती है, बेबाक होती है और बहुत टू द पॉइंट ब्लंट भी होती है कई बार। बट आई लाइक इट बिकॉज कभी कभी बहुत जरूरी होता है कि सच को उसी के फॉर्म में रखा जाए। आज जो हम बात करने वाले हैं, सिया गोयल से हम शुरू करेंगे और किस तरीके से जुडिशरी भारत को तिल 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 करके तोड़ रहा है, उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। भारत एक सभ्यता है। भारत इज नॉट अ मिलिट्री ओन्ड और आर्मी ओन्ड लाइक पाकिस्तान। इट इज नॉट लाइक यूएस विच इज अ कैप्चर्ड टेरिटरी एंड कैप्चर्ड लैंड। इट्स अ सिविलाइजेशन। और उस सिविलाइजेशन की जो आधारशिला है वो है हमारा समाज। उस समाज को, और समाज का भी जो हम न्यूक्लियस पे जाते हैं वो है फैमिली सिस्टम। जब उस वहां से शुरू करते हैं तो आज की डेट में ऐसा दिखता है कि ये हम लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूक्लियस है हमारे समाज का, हमारे देश का, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिया गोयल को जैसे ही बेल मिली, सिया गोयल पे हमने पहले भी 2 एपिसोड्स किए, हमारे व्यूअर्स ने देखे होंगे। जैसे ही वो जेल से बाहर निकली, शी showed a middle finger to the entire public while sitting on a scooty in a very बड़े मजेदार से अपना मेकअप शेकअप किए हुए। लगता है वो जेल से निकलने के बाद पहले वो महिला टॉयलेट में जाके पहले उन्होंने कहा कि जब मेरी फोटो आनी चाहिए तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं रोई धोई थी। तो शी ड्रेस्ड अप वेरी नाइसली, अपना पूरा सब मेकअप अकॉर्डिंग टू द माहौल किया। एंड द मोमेंट शी मीडिया ने उनसे बात करना शुरू किया, शी शोड। ना पहली बात तो ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी बात, बहुत ही बदतमीजी वाली सिचुएशन से नीरज सर, मैं क्योंकि मैंने आपको बताया था, वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर मी। योर फर्स्ट कमेंट ऑन दिस मैटर जी। जी पहले तो गायत्री जी, इसमें ना बेल मिली नहीं है उसे, अभी सिया को उसे लेके जा रहे थे किसी काम के लिए, तो वहां पर शी हैड उसने वहां पर वो वाली हरकत करके दिखाई है। जहां तक मेरी नॉलेज है अभी उसे नहीं मिल पाई है बेल। तो लेकिन आपका जो पॉइंट था वो बहुत ज़्यादा वैलिड है कि ये किस तरह से और कहाँ पे अटैक हो रहा है। जो आप बात करी थी फैमिली वैल्यूज़ की, तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हैं या जो सोशल बिहेवियर साइंटिस्ट्स हैं, वो सब क्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली फैमिली यूनिट क्या होती है? माँ और बच्चा। इमेजिन कीजिए कि जिस समय कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, उस समय भी जो सबसे छोटी यूनिट थी वो माँ और बच्चा ही होती है। और फिर जब धीरे धीरे हम सिविलाइज होना स्टार्ट होते हैं तो समझ में आया कि ये जो दो सबसे वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं, एक ऐसी माँ जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया, वो और बच्चा, उन्हें सिक्योरिटी की, प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो फिर उस इनिशियल 2 यूनिट के परिवार के अराउंड एक फैमिली बिल्ड की गई। तो न्यूक्लियस वही है, जो माँ है असल में वो न्यूक्लियस होती है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो पूरा फैमिली का और सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर उस पर बिल्ड किया जाता है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव महिला को बचा के रखना है कि उसका शोषण ना किया जा सके। क्योंकि फिर से अगर आप प्री हिस्टोरिक टाइम में चली जाएं या वहां चले जाएंगे जब हम, जहां पर सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो क्योंकि नेचर ने मैन को ज़्यादा मसल्स दिए हैं या ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है, आपको जो मर्जी बोल लीजिए उसे, वो लड़की को ओवर पार करके उसे अपने हिसाब से यूज़ करके छोड़ सकते थे और छोड़ते भी रहे होंगे। और फिर उस लड़की पे, उस महिला पे ये अपने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी कि पहले तो वो बहुत वल्नरेबल रहेगी कुछ समय के लिए, वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जो भी है। और उसके बाद जब एक बार नया जीवन वो ले आती है, उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। तो इस वल्नरेबिलिटी को बचाने का पूरा जो सिस्टम है, जिसे आज हम सिविलाइजेशन कहते हैं, वो है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि हमेशा से हमारे यहाँ बोला जाता है कि देव असुर संग्राम हमेशा रहता है। तो जो ये सिविलाइजेशन बनी है, जो स्ट्रक्चर बना है, आप उसे सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, सोशल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ऐसी फोर्सेस हमेशा रहती हैं जो उसे तोड़ने का काम करेंगी। और उन्होंने भी धीरे धीरे समझते हुए पहुंच गए हैं कि अगर हम इस न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं
कि जो लेडी है, जो लड़की है, जो महिला है, अगर हम उसे ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो न्यूक्लियस गया तो पूरा सिस्टम अपने आप गिर जाएगा। और वही आज हम अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं। उसमें जो जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर फेमिनिज्म है वो ले लीजिए, या जुडिशरी के बाहर का जो फेमिनिज्म है वो ले लीजिए। ये जो आपको इस तरह की बदतमीजी करती हुई एक लड़की दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं से ये मैसेज मिल गया कि यू कैन कमिट मर्डर एंड गेट अवे विद इट, कि तू कुछ भी कर ले, हम तुझे निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, और सिर्फ इतना नहीं करेंगे, तुझे विक्टिम की तरह प्ले आउट करके ये दिखाया जाएगा कि तू ऑप्रेस्ड रही है। और उसी का परिणाम है जो आज हम देख रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो गेम खेला गया वो बड़ा स्मार्टली खेला गया। आप ये सिया वाले केस में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? वो लड़का तो चला गया, लड़के की जो फैमिली। हाँ, लड़के की फैमिली, और स्पेशली लड़के की माँ ने उसे पाल पोस के बड़ा किया। अब उसका समय आ रहा था कि अब मैं उसके फ्रूट्स एंजॉय करूंगी, कि नाउ आई माइट बी एबल टू सिट बैक एंड रिलैक्स, कि अब अगली पीढ़ी आ जाएगी, मेरी बहू आ जाएगी और वो घर संभालेगी, जो मैं जिस लाइबिलिटी को, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर रही थी, अब मैं ग्रेजुअली उस पर ट्रांसफर कर दूंगी और मैं फिर रिलैक्स करूंगी। लेकिन हुआ उससे ठीक उल्टा, कि उसी का बेटा छीन लिया जाता उससे। तो फेमिनिज्म के नाम पर ही महिलाओं को ही सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है इसमें। लड़कों को तो मिलता ही मिलता है, वो तो एक अलग फैक्टर है। लेकिन कई बार ये बताया जाता है कि जैसे ना, एक बड़ा फेमस एनेक्डोट है, जो रेणुका चौधरी थी, जो कांग्रेस में उस समय जो विमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, इस तरह का कुछ वो था उसके पास, जब ये इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह कानून लाए जा रहे थे, तो उससे कहा गया कि इससे तो जो पुरुष होंगे वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे। तो वो हंस पड़ी थी, एक ऐसा माना जाता है वो राक्षसी हंसी थी कि कोई बात नहीं, तो उन्हें भी तो झेलने दो। तो पुरुष तो झेल ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो महिलाएं हैं वो भी झेलती हैं। जब कोई डीवी एक्ट डालती है तो क्या बोलते हैं, मेरी ननद ने भी ये किया, मेरी सास ने भी किया, तो लड़कियां भी उसमें, महिलाएं भी उसमें लपेटी जाती हैं। तो इससे ये मैं क्यों बता रहा हूं कि इससे हमें ये समझ आना चाहिए कि जो फेमिनिज्म सिर्फ नाम है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को बचाना, अल्टीमेटली महिलाओं के माध्यम से पूरे समाज को तोड़ना है। और उस समाज में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं, सब सफर करते हैं। और वही आज हम हमारे सामने प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं। तो ये है ब्रीफ में, अगर आपका जो क्वेश्चन था मैं उसका आंसर इस ढंग से इनिशियली तो ये दे सकता हूँ। तो ये सर सिया गोयल इस केस में स्पेसिफिकली आपको सबसे ज्यादा स्ट्राइक क्या किया? हाँ, देखिए, इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के मर्डर्स, इस तरह की हरकतें तो हो रही हैं। तो अब होता क्या है कि ह्यूमन माइंड हर चीज को अडेप्ट कर लेता है। एक केस सुना, 2 सुने, 10 सुने, 20 सुने, फिर हम नंब डाउन हो जाते हैं कि यार ये तो हो ही रहा है, इनसेंसिटिव हो जाता है, इनसेंसिटिविटी आ जाती है हमारे अंदर, कि या डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, वो बेटर वर्ड है इसमें। लेकिन इसमें जो चीज बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है वो है कि किस तरह से एक ग्रुप, स्पेशली महिलाओं का ग्रुप, जो इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, सिया के क्राइम को वाइट वॉश कर रहा है, उसकी कल्पेबिलिटी को छोटा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है, और एक अलग एक्सट्रीम तक जाएं तो इसे वो ठीक ठहरा रहा है और ये बोल रहा है कि पुरुषों के साथ ऐसा होना चाहिए। ये है जो इसमें सबसे ग्लेरिंग दिखाई दे रहा है। जनरली हम क्या बोलते हैं कि हम वेस्ट की सारी गंदगी इंपोर्ट करके यहाँ ला रहे हैं, उनकी अच्छाइयाँ हम कोई नहीं ले रहे हैं। उनका जो वर्क का डिलीजेंस है, वहाँ का जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो एफिशिएंसी है, वो हम नहीं लेके आ रहे हैं। वहाँ का जो कचरा है, जो गंदगी है, वो हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं और फिर हम उसमें एक्सेल भी कर रहे हैं। मैं क्योंकि ये फेमिनिज्म को ट्रैक करता रहा हूँ, वेस्ट में बहुत टॉक्सिक फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ 40s के आसपास स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट वेव जो था, और आज तक जहाँ पहुँचा है, हमारे यहाँ पर ये जो पिछले कुछ दिनों का इंसिडेंट है वो दिखा रहा है कि हमारे यहाँ लड़कियां ज़्यादा जहरीली बना दी गई हैं एज कम्पेयर टू इवन वेस्ट। तो ये एक एस्पेक्ट है जो ज़्यादा स्ट्राइकिंग है।
और किस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया में फीमेल एंकर्स हों, जाने माने ऑथर्स हों, एक बहुत बड़ा ऐसा नेटवर्क है जो इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज, जस्टिफाई और ग्लोरीफाई भी करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज द मोस्ट एस्टॉनिशिंग, मतलब जो सबसे ज़्यादा हैरानी वाला एस्पेक्ट है वो इसमें ये है। सो ज़्यादा ज़हरीली बना दी गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि इट इज़ इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, क्योंकि देखिए एक समय ऐसा रहा है जहाँ पे महिलाओं पे ज़्यादा वो हुआ है अत्याचार भारत के अंदर। मैं बोलती हूँ बॉलीवुड ने बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया होगा। ये मैं मानती हूँ, चलिए बहुत एम्प्लीफाई कर दिया होगा। बट ये भी फैक्ट है कि यहाँ पर उनको जलाना, डाउरी के लिए जलाना, मार देना, छत से धक्का दे देना, देन सीढ़ियों से फिसल जाना, गैस सिलेंडर फट जाना, इस तरीके के न्यूमरस इंसिडेंसेस हुए। अभी मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बता रही थी किस तरीके से एक ककड़दुमा कोर्ट में एक केस गया हुआ है जहाँ पे लड़की को मार के टांग दिया गया, बट क्योंकि द फैमिली वाज पावरफुल, पुलिस, लॉयर, जज तीनों को पैसा देके वो पूरा केस ही पलट दिया गया, राइट? तो कहीं उसके रिस्पॉन्स में तो नहीं हो रहा है, या फिर इस रिस्पॉन्स में नहीं हो, इस रिस्पॉन्स में हो रहा है कि यहाँ पे जुडिशरी इज प्लेइंग द गेम, मीडिया इज प्लेइंग द गेम। जी। आपने इतने सारी चीज़ें इसमें पूछ ली हैं, टाइम लगेगा आंसर देने क्योंकि में। सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स, मेरे को सिया गोयल और सोनम रघुवंशी केस से, हमारे यहाँ महिलाएं माँ का प्रतीक हैं, एंड एक्चुअली इट इज हिटिंग मी हार्ड। दिस इज द फर्स्ट टाइम अ केस हैज एक्चुअली हिट मी वेरी हार्ड। माँ का प्रतीक है, ममता का प्रतीक है। जब लड़कियां इस लेवल पे पहुंच गई, देन व्हाट इज हमारे सिस्टम में केस, क्या, कहाँ पे रॉटन स्टफ हैज एंटर्ड, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। जी। ओके, मैं जब छोटा था ना, तो जो हमें बताया जाता है कि जो नारी है वो तो करुणा है, ममता है, सारी जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं वो सब महिलाओं के साथ जुड़े होते हैं, और वो हैं भी, इसमें कोई डिनायल ही नहीं है। पहली बार जब मुझे पता नहीं, मैं 6 साल का था, 8 साल का था, पहली बार जब मुझे पता चला कि वेस्ट में जो लेडीज़ हैं वो मीट बनाती भी हैं और खाती भी हैं, तो मुझे बड़ा शौक लगा कि यार ऐसा भी होता है क्या? तो मैं सच बता रहा हूँ, आई वाज़ सो शॉक्ड कि यार कोई लेडी मारने का कैसे सोच सकते हैं और मीट खाने का कैसे सोच सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ गलिबल आई वाज़, या जिस तरह का हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर है, या जो इमेज होती है महिलाओं की, वो ये आप इसे किसी भी एंगल से देख सकते हैं। फिर धीरे-धीरे बड़े हुए, तो मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में थे चंडीगढ़ में, तो पहली बार मैंने एक लेडी को सिगरेट पीते हुए ओपनली देखा। आज भी वो मेरे माइंड में एच्ड है कि वो पी रही है और बड़े गर्व से पी रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी बात। तो लेकिन फिर जैसे-जैसे आप समाज को देखते हैं, समझ में आता है कि यार किस तरह की गंदगी इसमें प्रेज़ेंट है। लेकिन जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आता हूँ, कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। मार देना, मिट्टी का तेल डाल के जला देना, ये इंस्टांसेस हमने सुने। और ये समझ में भी आ रहा था कि अगर इतनी नीचता कोई परिवार कर रहा है कि किसी की बच्ची आपके घर में आती है, वो अपना सब छोड़ के आपके पास आ रही है, और आप इतने कमीने, इतने गिर जाते हो कि पैसों के लिए उस बच्ची को जला देते हो। इससे बड़ा क्राइम, मतलब मेरे हिसाब से या तो रेप होता है, या ये सबसे बड़ा क्राइम है। 2 क्राइम्स हैं जो सबसे बड़े माने जाने चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया, 498 ए लेके आए, और डाउरी एक्ट लेके आए, तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी बच्ची के साथ इस तरह का अन्याय हो, ये तो उस समाज को शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए, और शायद हमारा झुका भी, इसीलिए हमने ये काम भी किया। लेकिन इसमें अब जो मैं देख रहा हूँ विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, 2-3 चीज़ें हैं। पहली ये कि इसमें जो आज, क्योंकि आज हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि फॉरेन फंडेड एनजीओज समाज को सबवर्ट करने के लिए किसी भी एक छोटी सी चीज़ को इतना एम्पलीफाई करती हैं कि वो लगने लग जाता है यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शब्दों का जाल हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके पीछे जो वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जो एंड रिजल्ट लेके आ रहे होते हैं, वो हमेशा ही समाज को तोड़ने वाला होता है। तो अब मेरे मन में क्वेश्चन उठने लग गए हैं कि उस समय जो वो इंसिडेंट होते थे, कुछ तो डेफिनेटली होते होंगे, लेकिन क्या उन्हें भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट करके, क्योंकि ये गेम खेला जाना था, ये काम किया गया? तो आई डोंट नो सच क्या है, लेकिन बहुत पॉसिबिलिटी है कि इन राक्षसों ने
10 केस हुए थे तो उन्हें 100 बना के प्रेजेंट किया हो, और जिसके कारण इस तरह के एक्ट आए। अब अल्टीमेटली हमें तो सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा ना, और सॉल्यूशन कब निकल सकता है? जब तक आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, ग्रुप पॉलिटिक्स में, ग्रुप आइडेंटिटी में फंसे रहेंगे, तब तक इसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकल सकता। क्राइम क्राइम होता है, उसे जेंडर न्यूट्रल माना जा सकता है। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, अगर आप मेल और फीमेल की नेचर की तुलना करना शुरू करते हैं, हमारे यहाँ अभी बहुत कम एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत कम रिसर्च है, लेकिन जो वेस्ट में की गई है उसके अकॉर्डिंग दोनों में अगर आप एग्रेशन लेवल देखेंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 60-40 का डिफरेंस है कि अगर 60% मेल एग्रेसिव होते हैं तो 40% महिलाएं भी एग्रेसिव होती हैं, जो कि एक नॉर्मल स्टीरियोटाइप से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि जनरली क्या सोचा जाता है कि पुरुष तो 90% एग्रेसिव होते हैं और महिलाएं 90% सबमिसिव होती हैं, विच इज नॉट द केस। 60-40 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ खेल कहाँ आता है? जब वो एग्रेशन एक्सट्रीम पे चली जाती है। तो एक्सट्रीम पे जब जाएगी तो हम ना साइंस में एक ग्राफ पढ़ते हैं जिसे इन्वर्टेड बेल ग्राफ बोलते हैं, कि जनरली लोग एवरेज मिडल में रहते हैं, और टॉप। बिलो एवरेज और अबव एवरेज एक्सट्रीम पे जो छोटा सा तबका होता है वो होता है। सिमिलरली यहाँ भी जो एग्रेशन है उस चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो ये जो एक्सट्रीम है ना, जो एक्सेसिव एग्रेशन है, सारे का सारा खेल वहां खेला जाता है, और वो वाले पुरुष आपको जेल में दिखाई देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो कैदियों की संख्या है वहां पर रेशो अभी 11:1 है, कि 11 पुरुष है तो 1 महिला है। तो इसलिए क्राइम्स बाय एंड लार्ज मेल्स ज्यादा करते हैं, इसका डिनायल नहीं होना चाहिए। और उसका कारण बायो नेचर एग्रेशन है, हम 100 तरह की उसमें जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। और यहाँ पर हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि एट्रॉसिटी किस इंडिविजुअल पे कमिट की जा रही है। हमने पिछले 60-70 साल में एक बिल्कुल मूर्खता वाला मॉडल अडॉप्ट कर लिया। उसमें हमने लोगों को बांटना स्टार्ट कर दिया कि अगर एक कार जा रही है, साइकिल वाला क्रॉस करते हुए ठोक जाता है, तो कार वाले की गलती नहीं भी है तो कार वाला क्रिमिनल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे हैं, बड़ी गाड़ी है, तो क्रिमिनल हो गया। सिमिलरली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो लड़की ने, उसके मन में आ गया कि इनको रगड़ना है, तो उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लगा दिया। मोलेस्टेशन वाले जो अभी नए कानून बने हैं कि लड़की ने बोल दिया मेरा रेप हुआ है, तो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं सकता, वो उसे रगड़ेगा ही रगड़ेगा, वो जेल में डालेगा, और उसके लिए फिर उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग आ जाती है। तो हम जहां से स्टार्ट हुए थे वो था कि कुछ लोग अपने घर लाई गई बहू पे अत्याचार करते थे, लेकिन उन कुछ लोगों को सजा मिलनी चाहिए थी, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा क्रूरता वाली सजा मिलनी चाहिए थी, पर उसके चक्कर में हमने बाकियों को रगड़ना स्टार्ट कर दिया। ये तो एक खेल हुआ। दूसरा खेल, जब आप इसमें फेमिनिज्म वाला डाल देती हैं तो उसने इसे और ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट करके बढ़ा दिया कि लड़की या महिला तो हमेशा विक्टिम ही होगी और पुरुष हमेशा एग्रेसर ही माना जाएगा, उसे पोटेंशियल रेपिस्ट माना जाएगा। तीसरा आयाम जो आपने बोला जुडिशरी का, अब ये सारा खेल क्योंकि वेस्ट से इंपोर्ट होके आ रहा है, वहां पर जो वामपंथी आइडियोलॉग्स हैं उन्होंने बड़े आराम से धीरे धीरे पेनिट्रेट करके सिस्टम को सबवर्ट किया, कंट्रोल किया, लिटरेचर जनरेट किया। तो यहाँ अब कहानी क्या हो रही है? पिछले 50 साल में अगर आप देखेंगे, जो आपको जुडिशरी में लोग मिल रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कोई हार्वर्ड से पढ़ के आया है, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है, तो उनके माइंड में वही हैंगओवर है, वहीं का लिटरेचर उन्होंने पढ़ा, उसी चीज को इंटरनलाइज किया, और उनकी इंटेंशन पे डाउट ना भी करें तो क्योंकि वो उसी तरह का स्ट्रक्चर पढ़ के, उसी तरह का सिस्टम पढ़ के आए हैं, तो उन्होंने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि यहाँ पर भी मेल पैट्रियार्की थी, यहाँ पर भी महिलाओं का शोषण हुआ। कभी ये सोचने की जो ट्राई करेगा, जो थोड़ा न्यूट्रल होके सोचेगा, कि अगर वो अमेरिका का कंपैरिजन कर रहे हैं
तो वो एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहां पर कि महिलाओं को वोट देने का राइट नहीं था। हमारे देश में हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि अगर वोटिंग राइट मिलेगा तो महिलाओं को ना दिया जाए। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके पीछे का कारण क्या है? अमेरिकन अपने आप को बहुत प्राउडली बोलते हैं वी आर अ क्रिश्चियन नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म की बात होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो उनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो अपने आप को एक क्रिश्चियन नेशन बताता है। तो बाइबल से उनका एक वर्ल्ड व्यू निकल के आता है जिसके अकॉर्डिंग जो लेडी है, जो महिला है, वो सिडक्ट्रेस है, वो पुरुष से कमतर है, उसका दिमाग कम होता है, इसलिए अगर उसे वोटिंग राइट नहीं मिला तो उनके लिए वो भी बहुत लंबे समय तक एक्सेप्टेबल ही रहा, जब तक कि उन्हें अपनी हिपोक्रेसी हिट नहीं की। हमारे यहाँ उससे ठीक ऑपोजिट सिस्टम है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ तो पार्वती पते नमः कहा जाता है, यहाँ तो अर्जुन को कौन्तेय कहा जाता है। तो यहाँ का स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट था। कभी ये सोचा नहीं गया कि नारी को दमन करके दबा के रखा जाना चाहिए क्योंकि वो इंफीरियर है, ये सोच ही नहीं आती थी। लेकिन वेस्ट की ब्यूटी क्या है कि उन्होंने वो वाला सारा पैराडाइम लाके यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ के आइसोलेटेड केसेस को दिखा दिखा के, आपको भी बड़े अच्छे से याद होगा कि कहीं पर एक क्राइम कमिट होगा तो बताएं, एक महिला का रेप कर दिया मान लीजिए। राक्षस तो हर समाज में हर समय होते हैं, सतयुग में भी थे, आज भी है। तो सब टेक्स्ट में पता क्या चलता था? वो समाज जो 9 दिन तो देवियों की पूजा करता है, 10वें दिन उसका रेप कर देता है। उसमें कभी भी उन्होंने वो जो नुआंस होता है वो लेके नहीं आए कि जो रेप कर रहे थे वो उस परंपरा को बिलोंग करते हैं जहां पर देवी पूजा होती नहीं है। अगर देवी पूजा होने वाले घर से गया होता तो मैक्सिमम चांस ये है कि वो इस तरह का हीनियस क्राइम नहीं करने वाला। जी। तो ये इस तरह की एक घालमेल बना फेमिनिज्म का, जुडिशियल एक्टिविज्म का, जिसका रिजल्ट आज हम यहाँ देख रहे हैं। जी। जुडिशियल एक्टिविज्म सर, अगर आप देखो तो हर एक स्टेप पे तोड़ ही रहा है, चाहे मैरिटल रेप हो गया या फिर आपका पहले पुरुषों को सजा नहीं देना, अब महिलाओं को छोड़ देना, दोनों ही गलत था। चाहे पुरुष जो पहले पुरुष गलती करते थे उनको सजा नहीं देना, जैसे मैंने अभी एक केस बताया कड़कर धुमा कोर्ट का, या फिर नहीं दूसरा वो अच्छा सॉरी अब महिलाओं को छोड़ देना। और दूसरा ये फैमिली में किस तरीके का कल्चर चल रहा है कि आपको सजा मिलने वाली है, यू आर अक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड येट यू आर शोइंग अ मिडिल फिंगर। आप में बिल्कुल सेंस ऑफ अपॉलॉजी है ही नहीं है। देखिए, दो चीजें अलग अलग हैं। पहले जो आपने वो केस बोला कि कटकर डोमा में एक बच्ची को मार दिया गया, लेकिन अपने पैसे की ताकत पे उन्होंने थानेदार को भी खरीद लिया, जज को भी खरीद लिया और काम करवा लिया। यहाँ पर हमारा समाज जेंडर न्यूट्रल है। जहाँ करप्शन की, पैसे की भाषा आ जाती है ना, वहां पे जेंडर न्यूट्रल है। अगर आप पावरफुल हैं, अब ये बड़ी बड़ी सैड कमेंट्री है हमारे इस पूरे सिस्टम के ऊपर कि अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास राइट कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आपने लड़की को मारा है या आपने लड़के को मारा है, आप बच जाएंगे। त्रिशा क्योंकि मर्डर पैसा केस वो में भी हुआ है। द हाँ जी, पूरा हाँ, सर त्रिशा मर्डर केस, क्योंकि अगर हम सिया की बात करें तो त्रिशा वाला भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि सास जज है तो कितने दिनों तक तो पहले एफआईआर ही नहीं हुई, फिर क्योंकि प्रॉब्ली दे गॉट सम कनेक्शन समवेयर से, दे गॉट हेल्प, तो पूरी मीडिया ने उठाया। अब क्या है, जुडिशरी ने, बिकॉज द मनी इज आई थिंक फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड द राइट प्लेसेस, पूरा आप देखिए कि आप त्रिशा मर्डर केस इज आउट ऑफ द सीन ऑफ द मीडिया एंड द एंटायर प्रोसेस इज स्लोड लाइक इट, ऐसे होता है ना, बूंद 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 बूंद, जो कि एक्चुअली 3 महीने में वो केस खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ एविडेंसेस एंड प्लेंटी ऑफ स्टफ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत है, तो खत्म हो जाना चाहिए। बट देखिए अब क्या है, अब वो बेचारी, वो 22-25 साल की लड़की, वो भी उतनी भोली जितना भोला ये केतन अग्रवाल। दोनों एक ही, मैं दोनों को एक ही साथ देखती हूँ, दोनों के साथ एक ही चीज हो रही है। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है। वो तो देखिए, पैसा वो भाषा बोलता है जो हर तरह से न्यूट्रल होती है। उसमें कहीं जातिवाद भी नहीं आएगा, उसमें कहीं नस्लवाद भी नहीं आएगा, उसमें कहीं नारीवाद भी नहीं आएगा। वो एक अलग लेवल की डिस्कशन हो जाती है कि किस तरह से पूरा सिस्टम पैसे से बिकता है, पावर से बिकता है और झुकता है वहां पे। वो पुरानी फिल्मों में डायलॉग नहीं आया करते थे
कि कानून तो उस मतलब मैं वो भाषा नहीं यूज करना चाहता, उस लेडी की तरह है जो कहीं पर भी किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, बस पैसे वाला चाहिए होता है। तो एक एनीवे अंधा वो कानून है, वो एक गाना हाँ भी जी, होता है, ये अंधा कानून है, कहीं मेरे दिमाग में वो छपा हुआ है, ये हाँ अंधा कानून है, समथिंग लाइक दैट। जी। अ, लेकिन यहाँ पर अब अगर हम सिया गोयल वाले केस की बात करें ना, तो यहाँ वो लड़की जो है, आपने कहा कि उसे फिर भी उसमें इतना साहस है कि इतनी बेशर्मी कर रही है, वो रेड फ्लैग्स हमें शुरू से दिख जाने चाहिए। मैंने कल एक इस पे वीडियो किया भी है कि जो लड़की 16 साल की उम्र में जिस तरह की हरकतें वो करती हुई दिखाई जा रही है कि वो ड्रिंक कर रही है, माँ बहन की गालियाँ बक रही है और जिस तरह के कपड़े पहन के वो घूम रही है, तो वो आपको समझ में आ जाता है। वो बोलते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि लड़की ऐसी थी कि माँ बाप ने सोच लिया होगा कि इससे पीछा छुड़वाना ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो उन्होंने ढूंढना था, उन्हें एक सूटेबल ऐसा आदमी चाहिए था जो इस बिगड़ी लड़की को हमारे सर से निकाल के ले जाए, उसके पल्ले बांध दे इसे। तो वो काम किया जा रहा था। और मेरा इसमें एप्रीहेंशन एक और भी है कि उन्होंने पहले उसे बोला होगा कि एक काम कर, हम तेरी शादी करना चाहते हैं। अब ऐसी लड़की जल्दी शादी करना नहीं चाहेगी, क्योंकि आजकल जो जिस तरह का माइंडसेट चल रहा है कि पहले मैं खूब एंजॉय करूंगी, एक्सप्लोर करूंगी, बॉडी काउंट बढ़ाऊंगी और फिर करूंगी। तो उन्होंने बोला होगा नहीं, या तो तुझे पढ़ना है, अपनी हरकतें सुधारनी है, नहीं तो वी आर गोइंग टू गेट यू मैरिड। तेरी पसंद का कोई लड़का है तो बता दे, नहीं तो हम अपनी पसंद से करेंगे। तो ही प्रोबेबली वुड हैव टॉक्ड टू जो भी उसका यार दोस्त था। अब वो सेटल नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे सेटल होना पड़ेगा तभी शादी कर सकता हूँ। तो तब प्रोबेबली दे हैच्ड द प्लान कि ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, इस लड़के से पैसे निकाल लेते हैं, तू ये पैसे रख, 2-4 साल लगा तू सेटल हो, हम इसे लुढ़का देते हैं, तो 2-3 साल कूलिंग डाउन पीरियड मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एक अलग तरह के प्रोबेबली एक साइकोपैथिक मेंटालिटी, सोशियोपैथिक मेंटालिटी की बात कर रहे हैं, या नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो ऐसी लड़कियां कितनी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी एम्पेरिकली दिखाई दे रहा है कि ऐसी लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो इस माइंडसेट से चल रही हैं। और अब इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है? वो फिल्मों से आ रहा है, वो लिटरेचर से आ रहा है, या वो किसी फेमिनिस्टिक डिस्कोर्स से आ रहा है। ये हमारे लिए एक रिसर्च का विषय होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है तो सही। और अगर इसे अनचेक्ड छोड़ा गया तो बहुत सीरियस रिपरकशंस सोसाइटी के लिए आने वाली हैं। और इसका जिम्मेदार जुडिशरी होगा, क्योंकि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया उसी मॉडल पे काम कर रही है। चाहे त्रिशा मर्डर केस हो, सिया गोयल हो, सोनम रघुवंशी को सर टेक्निकल ग्राउंड पे बेल दे दी गई है, बताइए। सारे एविडेंसेस, सारे फैक्ट्स, सब कुछ उनके सामने, बट वो मोहतरमा आराम से पार्टी कर रही है अभी भी। हाँ, वो बड़ा सरप्राइजिंग है कि इतना छोटा सा क्लैरिकल एरर है कि जहां पर सेक्शन 103 होना चाहिए था वहां पे 403 लिखा हुआ आ गया, तो इसलिए उसे बेल दे दी जाती है। और इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज पता क्या है गायत्री जी? मैं जब इसके डिटेल पढ़ रहा था तो इसमें एक बताने की क्या कोशिश की गई कि उस लड़की को, सोनम को, ये नहीं बताया था कि तूने क्या क्राइम कमिट किया है, जो कि उसका फंडामेंटल राइट है। जबकि कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में ऑन रिकॉर्ड है कि जो जज है उसने स्वयं उसे बताया है कि तुम्हारे ऊपर ये वाले आर्टिकल्स लग रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, आर यू अवेयर ऑफ दिस? वो बोल रही है हाँ, और फिर किया जाता है। तो सारे सेक्शंस उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में लिखे भी हुए हैं, सिर्फ एक जगह पे क्लैरिकल एरर आ गया, उसके बेसिस पे छोड़ देना, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। मुझे तो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली हो गया वो। अब वो पैसे से हुआ, किससे हुआ, आई हैव नो आइडिया। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम सर कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इन्वॉल्व। जैसे देवेंद्र फडणवीस ने उज्जवल निकम को मेरे ख्याल से ही मीडिएटेड कि यहाँ केतन अग्रवाल की साइड पे उज्जवल निकम शुड फाइट द केस, उन्होंने मीडिएशन की है। उसी तरीके से हेमंत बिस्वर्मा आई थिंक हैज डायरेक्टेड द स्टेट सम काइंड ऑफ लॉयर्स टू टेक अप द सोनम रघुवंशी केस। वहां पर भी कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट हुई है। अब ये एट द फेस ऑफ इट
सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा हमारा अपना एडमिशन है। हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम इतना सड़ गल चुका है कि एक बच्चे की हत्या हो जाती है, उसे कोई मार देता है, तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ता है कि भाई तुम ये करो। ये अपने आप में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमने कितना घटिया सिस्टम पिछले 80 साल में अडॉप्ट किया, और अगर टॉप से इंटरवेंशन नहीं होगा तो सिस्टम को सबवर्ट करके अन्याय दिया जाएगा। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं, हम सब जानते हैं कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी अदालतें बनी हुई हैं उनमें किस तरह से डीलिंग्स की जाती हैं, कितना पैसा लगता है। एक उस दिन में बड़ा सरप्राइजिंग था, शायद चंद्रचूड़ ने बोला है, किसने, कोई रिटायर्ड सीजेआई थे, वो कह रहे थे कि एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में आने की सोच भी नहीं सकता क्योंकि उसकी औकात से बाहर होता है। विच मीन्स कि हमने इतना घटिया सिस्टम लगा रखा है जहां पर हर चीज सिर्फ बिकाऊ है। अगर गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है तो भूल जाए कि उसे इंसाफ मिलने वाला है। तो लानत ऐसे सिस्टम के ऊपर, और अगर हम इसे नहीं बदल रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें एज अ सोसाइटी रिवोल्ट करना चाहिए कि क्या गंदगी हमने मचा रखी है। सर एक इन्होंने आना पड़ता है। हाँ, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें आजकल ऐड हुआ है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने शायद ध्यान भी दिया हो, एडल्टरी इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिवोर्स एनीमोर। मतलब आपकी बीवी जाके किसी के साथ भी शी इज हैविंग इंटिमेसी, बट दैट विल नॉट बी, अच्छा अगर उसका बेबी हो जाता है अफेयर से तो भी इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। ये यहाँ पर एब्सोल्यूट नॉनसेंस है जो जुडिशरी इस तरह के डिसीजंस दे रही है कि लड़की कर रही है तो आपको परमिशन है, वो कर सकती है, लड़का करता है तो एडल्ट्री हो जाती है, अब उसके पास ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हैं और लड़के का आधा हिस्सा लेके निकल भी जाएगी। तो ये तो शेयर वॉर ऑन मेन है जो आज की डेट में जुडिशरी के माध्यम से की जा रही है। और अगेन फिर वही बात आ जाती है कि जब आप आइडेंटिटी के नाम पे डिसीजंस लेने शुरू कर देते हो तो अन्याय आएगा ही आएगा। और ये तो सबसे बड़ी डाइकॉटमी। देखिए, एक पुरुष शादी क्यों करेगा? अगर उसे घर का काम करवाना है उसके लिए तो आजकल मेड रखी जा सकती है। अगर उसे सिर्फ अपने शरीर का जो भूख मिटानी है वो करना है, उसके लिए भी ऐसे आउटलेट्स खोले हैं जहां पर वो पैसा देके करवा सकता है। पुरुष की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए जिसपे मैं विश्वास कर सकता हूं, और मुझे अपना जीन पूल बढ़ाना है, मुझे अपनी अगला वंश बढ़ाना है, तो आई कैन रिलाई ऑन समबडी कि हम दोनों मिलके वो पालन पोषण करेंगे। दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट, राइट? और उसी को जुडिशरी ने ट्रिवियलाइज कर दिया कि वो कहीं और जाके मुंह मार रही है तो बोल रहा है कि ही इज नॉट द कस्टोडियन ऑफ हर सेक्सुअल एक्टिविटी। अटर नॉनसेंस। अब ये वही है ना, ये जो वेस्ट से पढ़ के आते हैं, अंग्रेजी में बात बोल देते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत इंटेलेक्चुअल बात कर दी है, लेकिन दिस इज हिटिंग एट द वेरी बेसिस ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर। और दूसरी तरफ अगर पुरुष कर लेता है तो ये तो क्राइम हो गया है, और फिर उसे डिवोर्स के ग्राउंड्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल अनइवन प्लेइंग ग्राउंड है यहाँ पर जो जुडिशरी ने किया है। उन्हें दे शुड स्टार्ट लुकिंग विद इन देमसेल्व्स कि हम ये किस तरह की नॉनसेंस को क्रिएट कर रहे हैं। जुडिशरी सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं कर रही है, महिलाओं के साथ भी अत्याचार कर रही है। अगर आप देखें तो रिपीटेडली देयर बीन सो मेनी केसेस जहाँ पे एक केस मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। नाबालिग बच्ची, उसके साथ रेप होता है और फिर उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स में पता नहीं क्या क्या डाल दिया जाता है, एंड शी इवेंचुअली डाइज। बट क्योंकि वो 5 बार का नमाजी था, और ये उड़ीसा के हाई कोर्ट की वो है, 5 बार का नमाजी था, तो उसको छोड़ दिया जाता है आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि वो 5 बार नमाज पढ़ा था। ये शायद आपने भी एक केस सुना होगा, बिकॉज दिस वाज वेरी वेरी प्रोवोकेटिंग फॉर मी। सिमिलरली निर्भया केस में वो 14 साल या 16 साल का 18 साल का नहीं हुआ था, तो उसको लड़की को छोड़ दिया गया। जब वो इतना बड़ा हो सकता है कि वो रेप कर सकता है, तो वो इतना बड़ा है कि उसको गोली भी मारी जा सकती है। पागल कुत्तों को हमेशा गोली मारी जाती है, राइट? तो ये एक तो एज का पैरामीटर। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में रेप वाले कॉन्टेक्स्ट में सर, आई नो इट्स लिटिल सेंसिटिव टॉपिक एंड इट इज डिस्गस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस। टच हुआ है, नहीं टच हुआ है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है तो रेप नहीं हुआ है।
ठीक है, अगर किसी ने हाथ से आपके बॉडी को आपका स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है तो मॉलेस्टेशन नहीं हुआ है। इस तरीके से बेहुदा टिप्पणियां हमारे जुडिशरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यायाधीश बैठे हुए, सबसे पहले ट्रेनिंग और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की तो इन्हें जरूरत है, बिकॉज दे सिटिंग एट द टॉप एंड दे पुटिंग देयर परवर्टेड माइंड्स राइट इनटू द सिस्टम थ्रू देयर जजमेंट्स व्हिच दे आर गिविंग। आपने भी एक और जो मेंशन नहीं किया कि लड़की के नाला खोल दिया उसके लोअर गारमेंट्स का। हाँ, वो भी एक केस आया था जी। हाँ, मैं इस तरह के वाहियात केसेस, इन्होंने इस तरह के वाहियात ऑर्डर पास किए हैं कि सुन के शर्म आती है कि ये इंसान भी बैठे हैं या मुझे कोई। लगता है इनके अकाउंट्स में बहुत पैसे आ गए होंगे सर, तभी ये वाहियात केसेस देके और उन केसेस को डाइल्यूट करते हैं। ये जज साहब भोले भाले नहीं हैं, दे नो एवरीथिंग, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी एफिशिएंट, दे गेट डिसेंट मनी ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड ऑफ द टेबल, और मुझे लगता है उसी के बाद इनके ये बेहुदा वो आते हैं। आई एम सॉरी इफ आई एम लिटिल ब्लास्टिंग आउट। कोई बड़ी बात नहीं है, क्वाइट पॉसिबल। और जब ये सारी जजमेंट्स दे रहे हैं सर, ये पूरा पारिवारिक सिस्टम तोड़ रहे हैं। एब्सोल्युटली। वो तो देखिए, हम जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, वो यही है कि बिट बाय बिट, ब्रिक बाय ब्रिक, तिनका तिनका करके वो सिस्टम को उधेड़ते जा रहे हैं कि जो पहले इमोरल एक्ट्स कहलाते थे, समलैंगिकता बोल लीजिए, मतलब जो बिल्कुल ही वाहियात चीजें थी, जो अगेंस्ट द नेचर होती थी, क्योंकि गोरों ने वेस्ट में बोलना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल है, ये हो सकता है, तो हमारे यहाँ भी उसी तरह के गधे आ गए, उन्होंने उसे स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। फिर अगले स्टेप पे आता है कि जो अभी आपने बात की एडल्ट्री वाली, कि एडल्ट्री को क्राइम मानना बंद कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप वो समाज के जो स्ट्रक्चर है उसे तोड़ते जा रहे हैं, एक एक कानून ला के। और अभी जो लाने की कोशिश कर रहे हैं वो है मैरिटल रेप वाला, कि पति भी अगर उसके साथ संबंध बना रहा है पत्नी के साथ, तो उसे आप रेप बोल के उसे अंदर करवा सकते हैं। ये इतना स्लिपरी स्लोप है जिसका किसी के पास कोई तोड़ होगा ही नहीं, कोई उपाय होगा ही नहीं। महिला ने डिसाइड कर लिया ये काम करना है, उसके 100 कारण हो सकते हैं, वो जाएगी थाने में और पति अगले दिन अंदर बैठा होगा। तो दिस इज, अगर लार्जर डिजाइन देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये समाज को तोड़ने का सिस्टम है, और हर तरफ से धीरे धीरे हैमर करके उसे तोड़ा जा रहा है। और जुडिशरी इसमें कंप्लायंट है, विलिंगली अनविलिंगली, पैसा खाकर, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, वो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हो ये हमारी आंखों के सामने रहा है। जी, thank you so much, sir. I think the judicial system needs to be more Bharatiya than Harvard, Stanford, Cambridge oriented. I think influence, इन लोगों को सारा का सारा influence वहां से आता है। वो भारतीय समाज को, उनको आई थिंक पहले भारतीय बनने की जरूरत है और भारत समाज को समझने की जरूरत है, उसके बाद ही इनके भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इनके जजमेंट्स आएंगे। आई थिंक दिस इज अ बिग, क्योंकि यूएस का कोई भी अगर आप देखें जज भारत से पढ़ के नहीं जाता है, राइट? आप यूएस छोड़ दीजिए, ईरान के भी जो वो मौलवी होते होंगे और जज होते होंगे, whichever form they are in, वो भी भारत से पढ़ के नहीं जा रहे हैं, वो अपने देश में, अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से जजमेंट्स दे रहे हैं। सिमिलरली फॉर साउथ ईस्ट एशिया, तो सारी चुल हमारे जजों को ही पड़ी हुई है कि पहले वहां से पढ़ के आके फिर यहाँ पे जजमेंट देंगे। आपको जज, अगर आपको इतना ही ज्यादा है तो आप वहां पढ़ के वहीं जज बनो और वहीं जजमेंट दो, बिकॉज आपने वहां के समाज के हिसाब से वहां की बुक्स को पकड़ा है, यहाँ के हिसाब से आप नहीं समझे हो अभी। सो देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट, और अगर इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है तो इनको यहाँ जज बनने का हक नहीं है सर, जस्ट बिकॉज दे हैव पास्ड एन एग्जाम। Exam doesn't do justice in every field. So I think this needs a big deliberations on, big rounds of talks are needed. Thank you so much sir for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर एंड यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, महादेव। धन्यवाद गायत्री जी। धन्यवाद सर।